जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजे श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समझ उपस्थित हूँ एक नए ऊर्जा के साथ और एक नया वीडियो लेकर। मुझे आशा है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का गतांग से आगे का। अभी तक हमने अपने YouTube चैनल पर लगभग 7 वीडियो संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें और मेरा अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तथा अधिक से अधिक लोग को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आते हैं विषय पर। किसी प्रकार का सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए। यदि कुछ और सुधार करने की आवश्यकता हो इस वीडियो में तो भी उसका सजेशन आप लोग करें ताकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका लाभ भी आप लोग को मिलना चाहिए। यदि एक व्यक्ति भी लाभान्वित हो जाता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। विषय पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे धारा 68 का। इसका जो मार्जिनिंग हेडिंग है वो है बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार। तो हम लोग अधिकारों का चर्चा कर रहे थे जिसमें बंधककर्ता का कुछ अधिकार हम चर्चा कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में। उसके पश्चात हम बंधकदार के अधिकारों का चर्चा कर रहे थे कि बंधकदार क्या क्या कर सकता है। उसी कड़ी में एक आगे की कड़ी है धारा 68 और ये धारा 66 भी इसको समाहित करता है। कई धाराओं को भी ये टच करता है, लेकिन इसमें चूंकि बीच में मेंशन किया गया है धारा 66 को भी, तो उसको तो समाहित करता ही करता है। तो ये जो बंधकदार का अधिकार है बंधक धन के लिए वाद लाने का, ये एक प्रकार से बंधककर्ता के विरुद्ध अधिकार है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था पिछले धारा में पूर्वबंध का अधिकार का या विक्रय कराने का अधिकार का, तो वो बंधककर्ता के विरुद्ध अधिकार नहीं था, वो बंधक संपत्ति के विरुद्ध अधिकार था। लेकिन ये जो अधिकार है बंधकदार का, ये बंधककर्ता के विरुद्ध अधिकार है। तो हम लोग देखते हैं, एक बार धारा 66 को देख लिया जाता है क्योंकि धारा 66 में ये कहा गया है कि बंधकदार जो है अपने पैसे से उस प्रतिभूति जो संपत्ति है, जो बंधक धन है, उसका ह्रास न होने पाए, उसको उस मूल्य पर बनाने के लिए वो बाध्य है। और अपर्याप्त कब मान लिया जाएगा? तो यदि कोई ऐसी संपत्ति है जिसकी 1/3 वैल्यू कम हो जाती है, या यदि कोई विक्रय से संबंधित है, निर्माण से संबंधित है, तो वो उसकी मूल्य यदि आधे से अधिक कम हो जाता है तो ये माना जाएगा कि उस संपत्ति में कुछ ह्रास हो गया है और वो प्रतिभूति के लिए अपर्याप्त हो गया है। तो धारा 66 देख लेते हम लोग क्या कर रहे हैं कि बंधक संपत्ति पर कब्जा रखने वाला बंधककर्ता संपत्ति का क्षय होने देने के लिए बंधकदार के प्रति दायी नहीं होगा। मतलब जो संपत्ति है वो क्षय भी हो जा रहा है तो उसके लिए बंधककर्ता दायी नहीं होगा, लेकिन किसी परिस्थिति में दायी है। उस परिस्थिति की चर्चा ये कर रहा है धारा 66। किंतु वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो संपत्ति के लिए विनाशक या अस्थायी रूप से क्षतिपूर्ण हो, यदि प्रतिभूति अपर्याप्त हो या ऐसे कार्य द्वारा अपर्याप्त कर दी जाएगी। मतलब कोई ऐसा कार्य बंधककर्ता द्वारा नहीं किया जाएगा जिससे कि जो बंधक संपत्ति है, जो बंधक ऋण के लिए प्रतिभूत किया गया है, वो प्रतिभूति अपर्याप्त हो जाए। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया धन उधार लिया है और उसने अपनी संपत्ति बंधक रख दी है, तो बंधककर्ता का ये दायित्व बनता है कि उस संपत्ति का वैल्यू जब तक बंधक धन शुद्ध हो जाता है और उसका संदाय नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसका वैल्यू कम से कम 1 लाख रुपये तक का बनाए रखे। ये उसकी लायबिलिटी है। स्पष्टीकरण भी यही कर रहा है कि प्रतिभूति इस धारा के अर्थ में अपर्याप्त है जब तक बंधक संपत्ति का मूल्य बंधक पर उस समय शुद्ध रकम के 1/3 से, या यदि वह संपत्ति निर्माण से संबंधित है तो आधे से अधिक न हो जाए। मतलब जो
अपर्याप्तता की बात हो रही है तो मूल्य उसका यदि इतना ह्रास हो जाता है जो 1/3 हो जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो प्रतिभूति के लिए अपर्याप्त संपत्ति हो गई है। और इसी का लाभ जो है धारा 68 में बताया गया है कि वो तब बंधक धन का डिमांड कर सकता है। तो अब धारा 68 देख लेते हैं हम लोग। बंधक धन के लिए वाद लाने का क्या अधिकार है? तो इसमें कह रहा है कि बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार बंधकदार को निम्नलिखित दशाओं में ही है, अन्यों में नहीं है। यानी कि एकमात्र यह जो धारा 68 है, इसी धारा में जो शर्तें गिनाई गई हैं ए से लेकर डी तक, उन शर्तों के अधीन आता है बंधकदार, तब तो वो बंधक धन के लिए वाद ला सकता है, अन्यथा उसे बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार नहीं होगा। अब ये कह क्या रहा है? पहला, जहां की बंधक कर्ता बंधक धन के प्रति संदाय के लिए अपने आप को आबद्ध करता है, जैसे सादा बंधक वगैरह में देखे होंगे कि उसमें बंधक कर्ता अपने आप को आबद्ध कर लेता है कि हम अमुक समय पर अमुक स्थान पर बंधक धन शुद्ध हो जाएगा, तो हम व्यक्तिगत रूप से इस चीज को, मतलब वो सियोरिटी के रूप में खुद जो है अपने आप को आबद्ध कर लेता है। तो उस स्थिति में बंधक धन प्राप्त करने के लिए बंधकदार वाद ला सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये प्रीमेच्योर लाया जाएगा वाद, ये कंडीशन दिया गया है, यानी कि बंधक धन शुद्ध हो जाने के पश्चात ही बंधक धन के लिए वाद लाया जाएगा। दूसरा भी कंडीशन ये कह रहा है कि अभी जो 66 में हम लोग पढ़े हैं उस कंडीशन में यदि आ जाता है तब भी बंधक धन प्राप्त करने के लिए वाद लाया जा सकता है बंधकदार द्वारा। जहाँ की, अब इसका खंड भी कह रहा है कि जहाँ की बंधक कर्ता या बंधकदार के सदोष कार्य या व्यतिक्रम से भिन्न, यानी कि जो कार्य किया गया है वो बंधक कर्ता या बंधकदार द्वारा नहीं किया गया है, किसी हेतु से बंधक संपत्ति पूर्णतः या भागतः नष्ट हो जाती है या प्रतिभूति धारा 66 के अर्थ के अंतर्गत अपर्याप्त हो जाती है, इन दोनों कंडीशनों में, और बंधकदार ने बंधककर्ता को इतनी अतिरिक्त प्रतिभूति बंधित करने के लिए जितनी से कुल प्रतिभूति पर्याप्त हो जाए युक्त अवसर दिया है और बंधककर्ता ऐसा करने में असफल रहा है। मतलब जो ही अपर्याप्त हो जाता है प्रतिभूति वो बंधक संपत्ति का, यानी कि मूल्य जो धारा 66 में हम लोग देखे हैं 1/3 और आधे से अधिक हो जाता है उसका ह्रास, तो मान लिया जाएगा कि वो संपत्ति प्रतिभूति के लिए पर्याप्त हो गया है। तो उस कंडीशन में या उसका पूर्णतः या भागतः नष्ट हो गया है और यह कार्य नष्ट होने वाला जो बंधक करता है या बंधकदार के किसी कार्य द्वारा नहीं हुआ, वो किसी तीसरे व्यक्ति के कार्य के द्वारा हुआ, चाहे हो सकता है प्राकृतिक आपदा हो या हो सकता है किसी व्यक्ति द्वारा उसको नष्ट किया गया हो, और इस बात का पर्याप्त हेतु और समय दिया गया है बंधककर्ता को, उसके बावजूद भी उसने नहीं किया है, तब वो बंधक धन के लिए वाद दाखिल कर सकता है बंधकदार। तीसरा कह रहा है इसका कि जहाँ की बंधकदार अपनी पूर्ण प्रतिभूति से या उसके किसी भाग से बंधककर्ता के सदोष कार्य या व्यतिक्रम के द्वारा या परिणाम स्वरूप वंचित कर दिया है, मतलब बंधककर्ता ही कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जिसके वजह से जो बंधक के लिए प्रतिभूति है उसी से बंधककर्ता जो है बंधकदार जो है वंचित हो गया है, तो उस कंडीशन में भी बंधकदार को अधिकार हो जाता है कि वो बंधक धन के लिए वाद लाए। डी इसका कह रहा है कि जहाँ की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जे का हकदार है वहाँ यदि बंधककर्ता उसे उसका प्रदान करने में अथवा बंधककर्ता या बंधककर्ता के हक से वरिष्ठ हक के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए विघ्न के बिना उस पर कब्जा सुनिश्चित कराने में असफल रहता है, यानी कि जैसे भोग बंधक वगैरह की बात आती है और उस बंधक में होता है कि कब्जा बंधकदार को अंतरित कर दिया जाता है तब तक के लिए जब तक के लिए उस बंधक धन का संदाय नहीं हो जाता है या उसकी वसूली नहीं हो जाती है उस बंधक धन से। लेकिन होता क्या है कि बंधक निष्पादन हो जाता है लेकिन बंधकदार को वह संपत्ति कब्जा नहीं दिलाई जाती है बंधककर्ता द्वारा, या तो कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है या कोई बंधक कर्ता से कोई अधिक हैसियत वाला आ जाता है, जैसे मतलब टाइटिल में कोई आ जाता है और उसके द्वारा उसका कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जो निवारित कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये माना जाएगा कि अधिकार उत्पन्न हो गया है बंधकदार का, को बंधक धन की लिए वाद दाखिल करे। अब इसमें प्रोविजो कर रहा है कि परंतु खंड क में निर्देशित दशा में बंधककर्ता या उसके विधिक प्रतिनिधि का कोई अंतरीति इस दायित्व के अधीन न होगा कि वह बंधक धन के लिए उस पर वाद लाया जाए।
मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि कोई, जैसे धारा 68 के उपधारा 1 के खंड क में हम लोगों ने देखा था कि जहाँ की बंधककर्ता बंधक धन के प्रति समुदाय के लिए अपने आप को आबद्ध करता है, तो ये व्यक्तिगत रूप से वहाँ आबद्ध अपने आप को किया जाता है। तो उसी चीज को ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रोविजो कह रहा है कि निर्देश दशा में बंधककर्ता का या उसके विधिक प्रतिनिधि का कोई अंतरीति, माने जो अंतरीति है, अंतरीति के ऊपर ये वाद नहीं लाया जा सकता है बंधककर्ता के, चाहे उसके हित प्रतिनिधि के अंतरीति हो, यानी कि विधिक प्रतिनिधि के अंतरीति हो, या खुद के उसके अंतरीति हो। जो बंधकदार का वाद लाने का अधिकार है वो सिर्फ बंधककर्ता के विरुद्ध ही है। अब उपधारा 2 क्या कह रहा है कि जहां की वाद उपधारा 1 के खंड क या खंड ख के अधीन लाया जाता है, वहां यदि बंधकदार अपनी प्रतिभूति का परित्याग नहीं कर देता और यदि आवश्यकता हो तो बंधक संपत्ति का प्रतियंत्रण नहीं कर देता, तो वाद और उसमें की सब कार्रवाइयों का किसी तत्प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी न्यायालय स्वविवेक में तब तक के लिए रोक सकेगा जब तक कि बंधकदार बंधक संपत्ति या उसमें से शेष जो बची है उसके विरुद्ध अपने सब उपलब्ध उपचारों को निशेष नहीं कर देता। मतलब इसके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बंधक धन के लिए वाद की जो बात कही जा रही है, तो न्यायालय तब तक आदेश नहीं देगा जब तक कि बाकी के जो अधिकार हैं बंधककर्ता के या जो इसके अधिकार हैं उन अधिकारों का ये त्याग नहीं कर देता है, क्योंकि मोटिव सिर्फ उसका बंधक धन ही है। बंधकदार का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ बंधक धन तक ही इंटरेस्ट होता है, उस संपत्ति में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो क्रेता नहीं होता है, बाकी किसी प्रकार का उसका हित नहीं होता है। क्योंकि उसने उधार दिया है धन को या किसी अन्य कोई ऐसी प्रतिफल किया है जिसके वजह से वो उधार के तौर पे प्रतिभूत हो गया है बंधक धन, और उस कंडीशन में अब इनके पास सिर्फ एक चीज है बंधकदार को कि अपने संपत्ति को प्राप्त करे, यानी कि जो बंधक धन है उसको प्राप्त करे। तो बंधक धन ही मुख्य है, तो जब बंधक धन को ही प्राप्त करने के लिए वाद दाखिल कर दिया गया है, तो बाकी के जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों का ये कह रहा है कि अपने आप जो है निशेष कर देना पड़ेगा उपधारा 2, तभी न्यायालय आदेश करेगा। हमें आशा है कि आप लोगों को मेरी बातें जरूर समझ में आई होगी। कृपया आप लोग धारा 68 जरूर पढ़ लीजिएगा और कमेंट्री भी पढ़िएगा, चाहे किसी भी राइटर का हो, और वीडियो लगातार आप लोग देखते रहिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ कहीं ना कहीं ये प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं या मेंस में भी पूछे जाने की संभावना है या पूछा गया है, और आप लोग इस पे एक अध्ययन के रूप में टॉपिक वाइज जब आप देखते जाएंगे तो आपको एक समय बाद पता चलेगा कि पूरा टीपी आपका तैयार हो चुका है। लेकिन इसके लिए आपको समय अलग से देना पड़ेगा, पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैं बात कहता हूँ उसमें का ऐसा जिस्ट होता है जो कि आपको लगातार पढ़ते रहते पर भी हो सकता है मिस कर जाए। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको वह बात आपके पास पहुँचाना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।